हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज रिटन ओवर बोर्ड। एज यू कैन सी द टॉपिक नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये आपके लिए बहुत बेसिक टॉपिक है आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का जो यूज है हम बहुत सारे चैप्टर्स में करने वाले हैं, तो इसलिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस, जिसके अंदर हम डोमेन और रेंज निकाल रहे होंगे। तो उस चीज के अंदर अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत यूज आने वाला है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स इसके हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इनफैक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसकी और भी जगह यूज होने वाले हैं। आप कोई और क्वेश्चंस कर रहे होगे, बीच में सॉल्व करते करते आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज आ जाएगा वहां पे। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, then you will feel very confident while attempting the questions of other topic as well. So for that reason, once again, just reminding you, be very attentive in the class. Whatever is being delivered from here, you should be very much clear what is being said to you. Just listen to every words very carefully, क्योंकि जब आप सुनते हो चीज़ों को तभी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, और जब आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो देन आपके वो कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग होते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज का क्या गोल होने वाला है हमारा। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल एंड दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स डेफिनेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इटसेल्फ, वी विल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इटसेल्फ इज अ पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन वी हैव टेकन द फर्स्ट टॉपिक एज पॉलिनोमियल इटसेल्फ, so that we can be very much clear to start with quadratic equations, correct? The next topic is going to be obviously the quadratic equations and its definition along with its general form. तो general form क्या होगा quadratic equations का, ऐसे कौन से equations हैं जो quadratic equations की कैटेगरी में आएंगे और ऐसे कौन से equations हैं जिनको हम quadratic equation कैटेगरी में नहीं डाल सकते, correct? The next topic is going to be creating perfect square of quadratic equations. तो कोई भी quadratic equation अगर हमें दिया हो, any quadratic equations, if it is a quadratic equations, then we should be from today onwards, after going through this video, you will be able to create perfect square for any of the quadratic equations, okay? So the next topic is roots of quadratic equations. तो obviously जब हम polynomial देख रहे हैं, quadratic equations देख रहे हैं, तो इस पे हम roots की बात करेंगे। तो our next topic will be roots of quadratic equations. उसके अंदर हम derivation देख रहे होंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का कैसे डिराइव करते हैं, उसमें x को कैसे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इफ इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं हो तो हम कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक, ओके? एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑल दिस टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन वेरी डेप्थ। सो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, आप बस इस वीडियो के अंदर बने रहना लास्ट तक। एंड द लास्ट, the most important thing, the numericals plus homework. So we will be seeing some of the good important numericals, as well as you will be getting some of the questions to be solved by your own, so that you can build your concepts at your own. So with this, let's get started. And our first topic is general form of polynomial and its definition. So polynomial किसे कहते हैं हम लोग, उसका हम जनरल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक पॉलिनोमियल का बेसिकली एक डोमेन है। अगर हम बोले, अगर सेट में अगर बात करें तो पॉलिनोमियल इज अ सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ओके? सो बेसिकली सुपर सेट क्या हुआ हमारा पॉलिनोमियल, उसके अंदर हम कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं थोड़ा सा। तो पॉलिनोमियल, लेट्स से px, तो हियर वी कैन राइट इट एज द जनरल फॉर्म इज रिटन एज an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus an minus 2 x raised to the power n minus 2 plus dot 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 plus a2 x square plus a1 x plus a0। सो जो अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज हुए हैं, एवरी टर्म्स क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल वैल्यू है, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो वेयर फर्स्ट थिंग इज an, an -1, an -2,
कॉमा डॉट 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 कॉमा A2 कॉमा A1 कॉमा A0 आर कोफिशिएंट्स, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, आर कोफिशिएंट्स, आर कोफिशिएंट्स। सेकेंड थिंग इज, अब जो an -1 an -2 डॉट 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 A2 A1 A0 ये सारे कोफिशिएंट्स हो गए। तो और क्या बच रहा है इसमें, जो पावर्स यूज हो रहे हैं, एंड यहाँ पे x पावर n -1 है, यहाँ पे x पावर n -2 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे x पावर n है तो पावर बाई 1 यूनिट डिक्रीज होते जा रहा है। सेकेंड टर्म में पावर 1 यूनिट कम हो गया, एंड इन थर्ड टर्म पावर 1 यूनिट और कम हो गया पिछले वाले टर्म से। Likewise, in the last, we are able to see the power is 2 and power is second last term having power x का power 1 और last term में x का power 0 है। तो जो last term है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे n, n -1, n -2, डॉट डॉट डॉट, 2, 1, 0, x का पावर 0 है तो मैं उसको यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। आर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। तो थर्ड बात का क्या है इसमें, तो थर्ड वन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जो पॉलिनोमियल जो डेफिनेशन होता है उसमें जो थर्ड पॉइंट हम लिखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पॉलिनोमियल जो डेफिनेशन है इसमें ये कहता है कि जो नंबर्स हम एज अ पावर यूज कर रहे हैं वेरिएबल पे, यहाँ पे जो पावर है वो n है, यहाँ पे n -1 है, यहाँ पे n -2, यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे लास्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसमें x पावर 0 है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। सबसे पहले ये समझो आप कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। जब प्रॉब्लम में अगर लिखा हो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसके क्या मतलब है, कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम सेट में लिखें अगर, तो वी कैन राइट इट एज फ्रॉम -∞ टू -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो बेसिकली सारे इंटीजर्स हो जाएंगे अलॉन्ग विथ 0। तो 0 भी होगा प्लस, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है ना, माय बैड हियर, रियली सॉरी फॉर दिस। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा 0 आ जाएगा, कॉमा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे एज वेल एज 0। तो इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इन अ पॉलिनोमियल the exponents of variables are non-negative integers, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप इस सेट को देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को जो है, इसमें 0 है 1 2 3 कॉमा अप टू इन्फिनिटी है, इसको हम होल नंबर भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं और होल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, कि अगर कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा हुआ है या फिर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो उसमें अगर हम जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसके पावर में अगर कुछ भी फ्रैक्शन आ गया या फिर रूट्स कुछ रेशनल टर्म्स आ गए, इट मीन्स कि अगर रूट्स में आ रहा है कुछ वैल्यू ऐसा कुछ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट एक्सप्रेशन या फिर दैट इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू बी सेड एज पॉलिनोमियल। दिस पॉइंट विच स्टेट्स दैट जितने भी पावर्स हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो कुछ इस पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें क्लियरिफाई हो जाए कि कौन से ऐसे इक्वेशंस है जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं और ऐसे कौन से इक्वेशंस है जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। कुछ एग्जांपल लेते हैं सो दैट की चीजें हमें और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया पॉलिनोमियल का। So identify polynomial. तो पहला एग्जांपल लेते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x³। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम एक चीज और देख लेते हैं, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलिनोमियल और सेकेंड थिंग इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ तो इसका मतलब ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाला है जिसके अंदर जो रूल्स हैं इसके वो सारे सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो अगर लेट से मैं लिखता हूँ x+1
तो ये एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको x प्लस वन इक्वल्स टू, मैं कुछ भी इक्वल टू के साइन में कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे जीरो लिख सकता हूँ मैं, लेट से जीरो लिख देता हूँ। सेकेंड में लिख सकता हूँ x प्लस वन इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, तो ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सिमिलरली जहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं हो रहा है, सॉरी सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल हो गया और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही होता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन लगा हो, लेफ्ट हैंड साइड में कोई क्वांटिटीज हो, कोई टर्म्स हो, सिमिलरली राइट हैंड साइड में कोई टर्म्स हो। तो अगर आप जीरो भी लिखेंगे दैट इज ऑल्सो ओके। इंस्टेड ऑफ जीरो वी कैन ऑल्सो राइट सम अदर पॉलिनोमियल। तो एक अलग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एक अदर पॉलिनोमियल है। तो बोथ द इक्वेशंस आर गोइंग टू बी सेड एज पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो ये बेसिक डिफरेंस है पॉलिनोमियल और फिर पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इन दिस केस वी हैव यूज्ड इक्वल टू साइन, इट मींस कि ये इक्वेशन होने वाला है। आवर चैप्टर नेम इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सिमिलरली इट मींस दैट वी आर गोइंग टू यूज इक्वल टू साइन टू सेपरेट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड द राइट हैंड साइड वैल्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी कैन सी यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट टर्म जो है, एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और नोट कर लेना, फोर्थ पॉइंट लिख लेना, जितने भी ये टर्म्स है a0 a1 a2 up to an, all these terms, if all the terms are used are real numbers, then the polynomial is said to be real polynomial. It is very obvious by the way. And second thing is, if a0 a1 a2 up to an, अगर ये complex numbers हैं, if the constant term used, the coefficients of variables used are complex, then that polynomial is said to be complex polynomial. ठीक है, तो बेसिक चीज थी। बाकी अगर यहाँ पे हम बात करें अगर इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वी कैन सी ऑल द पावर्स यूज्ड इन दिस इक्वेशन आर 3 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 3 है। ऑल दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और वी कैन से ऑल द एक्सपोनेंट्स यूज्ड हियर आर होल नंबर्स, इट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे भी ऑल द रूल्स आर बीइंग सेटिस्फाइड हियर। जितने भी टर्म्स हैं x का पावर में हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4, और वी कैन रीअरेंज इट एज, इसमें सब आप ध्यान दो, आप पहले से अपने से ट्राई करो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आफ्टरवर्ड्स सी द सॉल्यूशन। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, x प्लस एक्स का पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x प्लस एक्स का पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ पे अगर वी कैन सी, यहाँ पे पावर 1 है, दैट इज ओके, बट सेकेंड टर्म में x का पावर माइनस 1 है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। एंड इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव सीन दैट द पावर्स, द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब वो होल नंबर होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। दिस इज वायलेटिंग द definition of polynomial. It means this equation is not a polynomial equation. So very basic difference. Now we can identify the polynomial and the polynomial non-polynomial equations. So let's take fourth example. 3x cube minus 2 root x plus 4 equals to 3x raised to the power 4. यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में तो पावर 3 है, ओके। सेकेंड टर्म में रूट लगा हुआ है, वी कैन रीअरेंज इट एज 3x क्यूब माइनस 2x का पावर 1/2 प्लस 4 इक्वल्स टू 3x का पावर 4। तो इसमें भी पावर 3 है, दैट इज ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे भी पावर 4 है, दैट इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंड टर्म में, तो x का पावर 1/2 है, एंड 1/2 इज अ फ्रैक्शन, एंड वी हैव सीन दैट इन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स इट इज वायलेटिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, फिफ्थ एग्जांपल में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन? यहाँ पे भी √2 लगा हुआ है। सो द थिंग इज हियर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जो पावर होना चाहिए, हमें एक्सपोनेंट चेक करना है वेरिएबल्स का, किसी भी जो कांस्टेंट टर्म है उसका नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कैन बी रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तो रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा, करेक्ट।
तो यहाँ पे जो पावर है x का वो 1 है और यहाँ पे पावर x का 2 है, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मींस इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। √2 देख के ये मत बोल देना कि यहाँ पे पावर 1/2 है, कांस्टेंट टर्म पे पावर 1/2, दैट इज ओके, इट इज फिजिबल बिकॉज √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इट इज एक्सपेक्टेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6, सेम एग्जांपल रख लेते हैं कुछ ऐसा ही, 3x² प्लस 2√x प्लस 9 इक्वल्स टू 4। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यहाँ पे √2 जो लगा, सॉरी जो रूट लगा हुआ है वो x पे लगा हुआ है, मतलब x का जो पावर होने वाला है वो 1/2 होने वाला है, एंड x का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए, बट वी कैन सी यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या देखना है, रूट यहाँ पे लगा हुआ है वो कांस्टेंट टर्म पे है और वो एक्सपेक्टेड है, दैट इज ओके फॉर द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एंड इन एग्जांपल 6 वी कैन सी हियर रूट जो लगा हुआ है वो x पे लगा हुआ है, मतलब वेरिएबल पे लगा हुआ है, एंड it should not be the case. If it is the case, then it is not a polynomial equation. Okay, moving to the next part. So अभी तक हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल के क्या डेफिनेशन है, जो इसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं। तो रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है a0, a1, a2, ये सारे क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, all the coefficients used in given polynomial equation or a polynomial must be complex number. ठीक है, तो एक दो चीजें और रह गई हैं, वो भी बता देता हूं मैं। तो जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, सॉरी जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पॉलिनोमियल का, इसमें जो लास्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं, a0 को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट टर्म। और जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है दैट इज an का जो कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है an है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, फिर जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें जो मैक्सिमम ऐसा टर्म ढूंढेंगे जिसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो यूज हो रहा होगा। तो इस केस में जो मैक्सिमम पावर है x का वो n है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे n-1 n-2 कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, जो मैक्सिमम पावर है x का पूरे एक्सप्रेशन में वो x का पावर n है, तो सबसे जो मैक्सिमम पावर है वो x का पावर n है। तो इस टर्म में जो कोफिशिएंट है an, तो an इज कॉल्ड एज लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये हो गई बात पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। हमने देख लिया पॉलिनोमियल क्या डेफिनेशन है, अलॉन्ग विद सम ऑफ द एग्जांपल्स which belongs into the category of polynomial and which do not belong into the category of polynomial. So our next topic is general form of quadratic equation. Now we are starting our topic, that is quadratic equation. General form of quadratic equation. तो पॉलिनोमियल के अंदर हम देख रहे थे जितने भी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का वो सारा अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी। रीजन बीइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इटसेल्फ इज अ पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ऑल्सो abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रीजन, a की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं एक बार। Once we will put the value of a equals to 0 in this equation, we can rewrite it as 0 into x² plus bx plus c equals to 0. Now it has been converted to bx plus c equals to 0, and we can see very clearly that bx plus c is equals to 0 is a linear expression or linear equation, because it is not containing any term of quadratic x² term. x² term has been removed from this equation. Once putting a equals to 0, it means that a must not be equals to 0 in every cases if it is said to be a quadratic equation. So this condition is very much important. So let's say अगर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं so that कि हमें a की वैल्यू 0 ना हो, हमें याद रहे। तो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, let's say 2t minus 3 into x² plus px minus q equals to 0. Find the possible value of t for which this equation will remains quadratic equation. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसमें t की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत बेसिक होगा। जस्ट वी विल बी यूजिंग दिस कंडीशन कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने वाली है। तो 2t minus 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो t शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/2।
सो अगर क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं t के, तो हम क्या लिखने वाले आंसर, t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3/2। तो t की हम सारे वैल्यू ले सकते हैं, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या इसमें b और c की वैल्यू 0 हो सकती है? अगर एक वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो क्या b और c की वैल्यू 0 हो सकती है इस केस में? यस, द ओनली कंडीशन इज ऑन a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, b और c की वैल्यू कैन टेक द वैल्यू एज 0। तो एक वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ये हम इस क्वेश्चन से याद रखेंगे इस बात को। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसके अंदर थोड़े से कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम जैसे अभी हम पॉलिनोमियल में देख रहे थे कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं, ऐसे कौन से इक्वेशंस हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं और ऐसे कौन से इक्वेशंस हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे कौन से इक्वेशंस अभी मैं लिखने वाला हूँ उसमें से कौन से क्वाड्रेटिक के कैटेगरी में आएंगे और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैटेगरी में नहीं आएंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं। ax² प्लस 3x माइनस q इक्वल्स टू 0 where a belongs to all real number except 0 and q belongs to any real number। तो q की कोई भी रियल जो q है वो हमेशा रियल नंबर ले सकता है और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए ऐसा हमने कंडीशन दे दिया है। तो इसमें पूछा है whether it is a quadratic equation or not, so clearly it is satisfying the given standard form of general form of quadratic equation which is not violating any rule, so it is a quadratic equation। Second, if you are writing x² plus √3x minus 4 equals to 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स यूज हम कर रहे थे वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे। सिमिलरली जो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स यूज करने वाले हैं उसमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो जो डेफिनेशन पॉलिनोमियल का होगा वही क्वाड्रेटिक का भी होगा। तो जितने भी एक्सपोनेंट्स यूज होने वाले हैं इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होने वाले हैं। तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। √x प्लस 3x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है? Once we will see the first term, we can rewrite it as x raised to the power 1/2। Since here x का पावर 1/2 मतलब फ्रैक्शन आ रहा है अगर, और हमारा डेफिनेशन कहता है कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता ये वैल्यू, तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाने की जरूरत तो है नहीं कि जो पावर यूज होंगे x पे वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, बिकॉज हमने पॉलिनोमियल में देख लिया है। तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया, हम समझ गए कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है कौन से नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वी कैन बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो, क्योंकि हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसका। तो आगे देखते हैं। क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर, क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो हम कैसे उसका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हो, मैं अभी जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू होल स्क्वायर, या फिर माइनस हो x माइनस होल स्क्वायर, या फिर x प्लस होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। कुछ हमें इस फॉर्म को हमें कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही हमारा एम होने वाला है इस टॉपिक के अंदर, समझने वाले हैं हम कि कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है कुछ x प्लस माइनस 1 y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो रूल्स हैं वो समझते हैं हम लोग। तो जो कभी भी जो कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो आपको, तो थोड़ा सा अटेंटिव में सुनो आप, जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं आपको, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर 2-3 लाइन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर 2-3 टर्म्स आप लिखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। द रीज़न इज
अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएंगे आपके दिमाग में। आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉन्सेप्ट वो आपका हो जाएगा। बट द थिंग इज इफ यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास, और अगर आपको वो 2-3 लाइन अगर मिस हो गया जो मेन कॉन्सेप्ट था, तो जब भी आपको जहाँ पे भी जिस प्रॉब्लम्स में आप अटके होगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम कर रहे होगे आप, जहाँ पे भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात आएगी, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस ढीला हो जाएगा। रीजन बिंग आपका ये वाला कॉन्सेप्ट छूट गया है। तो और अगर सिमिलरली अगर आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप बिल्ड कर लेते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो आपको जहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आगे 2 महीने बाद कुछ और पढ़ रहे होगे, 3 महीने बाद कुछ और पढ़ रहे होगे, बट आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात आएगी, तो you will be so much confident while creating perfect square, because once you have heard the concepts behind this concept, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी सीखेंगे बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। जब यहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आप उसकी बात को सुनो, क्योंकि जब आप उसकी बात को सुनते हो तो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स एज इट इज। बट अब कुछ और कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट्स को पूरा बिल्ड नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। वी नीड टू क्रिएट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट 2 टर्म होने वाले हैं इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एज इट इज लिखेंगे। और जो थर्ड टर्म है उसको लेट से भी हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग 2 टर्म ऐड करने वाले हैं। एक टर्म को प्लस करेंगे, सेम उसी टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेट से हम यहाँ पे प्लस कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ, टी भी नहीं लेता हूँ, प्लस कुछ लेमडा ले लेता हूँ, प्लस लेमडा माइनस लेमडा। अगर मैं ये टर्म जोड़ रहा हूँ प्लस इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं लेमडा प्लस कर रहा हूँ, सिमिलरली मैं लेमडा माइनस भी कर रहा हूँ, इट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा इसका मतलब कि ओवरऑल इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ये इक्वेशन एज इट इज है जो ऊपर वाली इक्वेशन है। तो बेसिकली दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब यहाँ पे लेमडा क्या होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो लेमडा होने वाला है वो क्या होगा, लेमडा की वैल्यू अब ध्यान से देखो, जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल एक्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल एक्स का, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज +1, तो हम क्या करेंगे उसका +1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल एक्स का, वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, वी विल डिवाइड इट बाई 2 एंड वी विल स्क्वायर इट। इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, दैट्स इट। यही हमारा लेमडा है। तो जो लेमडा की वैल्यू होगी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है दैट इज 1 इन दिस केस, तो 1 को 2 से डिवाइड लगाएंगे और उसको हम 2 से स्क्वायर कर देंगे, मतलब सॉरी जो 1/2 आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो सिमिलरली लेमडा को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। तो अब देखो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। +1 कहाँ से है, ये +1 है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एज इट इज लिख दिया, बीच में 2 टर्म और ऐड किया है, एक टर्म को प्लस किया है, सेम टर्म को माइनस भी कर दिया, और यहाँ पे +1 है इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, वी कैन सी हियर द फर्स्ट 3 टर्म्स जो है ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहे हों। कैसे, अगर मैं लेट से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है मेरे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखो a को मैं अगर x मान लूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं b को 1/2 मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे a को x मान लूँ और b को 1/2 मान लूँ, तो मेरा a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। तो वी कैन सी हियर a स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, सिमिलरली b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/2, दैट इज नथिंग बट x। बेसिकली जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है मिडिल टर्म, ये क्या है 2 इंटू a इंटू बी, जहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/2 है। तो बेसिकली अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है फर्स्ट 3 टर्म्स को, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। या फिर हम इसको कुछ और लिख सकते हैं एक तरीके से, देखना ध्यान से। अब यहां से मैं लिखता हूं इसको, तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, एक्स को मैंने कैसे अरेंज किया इसको, फर्स्ट एग्जांपल, इसलिए अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ डेप्थ में, आगे के एग्जांपल्स में हम थोड़ा जल्दी करेंगे। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो पहले फर्स्ट एग्जांपल में। तो जो एक्स से मैंने क्या किया, उसको 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली क्या हुआ, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस टर्म इज 2 इंटू ए इंटू बी। सो बेसिकली क्या कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो मेरा कवर हो गया है। बचा क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दो कांस्टेंट टर्म बचे हुए हैं। मैं किसको अरेंज कर सकता हूँ, इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में है, ये प्लस वाला यहाँ राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 4/4। सो बेसिकली एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4। दिस इज व्हाट वी वर रिक्वायर्ड। तो हमारा एम यही था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1/2, कांस्टेंट इज -3/4। सो लेट मी रिकैप वंस अगेन कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं while when we need to create perfect square of a given quadratic equation। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो हम जो फर्स्ट के दो टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, बीच में प्लस लेमडा माइनस लेमडा करने वाले हैं, और लेमडा क्या वैल्यू क्या होगी, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का उसको एज इट इज लिखेंगे +1 डिवाइड बाई 2, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो फर्स्ट थ्री टर्म बनेगा वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा होगा या फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा होगा, डिपेंडिंग कि यहाँ पे अगर माइनस टर्म लगा हुआ है 2ab या फिर -2ab कुछ ऐसा, तो आप समझ जाओगे कि एक्स माइनस का है या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। जो कॉन्स्टेंट टर्म बचेगा उसको आप सॉल्व कर लोगे। बेसिकली आपको ये एग्जाम्पल की तरफ से, इस एग्जाम्पल से ये आउटपुट आ गया। आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो। द मेन थिंग इज लेमडा की क्या वैल्यू होने वाली है, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का उससे डिवाइड लगा लेंगे, और हमें मैग्नीट्यूड लेना है, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। देखते हैं आगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर आप माइनस भी, अगर से लेट से यहाँ माइनस भी होता तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं सो दैट कि कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हो जाए। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप अपने से ट्राई करना, फिर आप सॉल्यूशन देखना, सो दैट कि आपकी भी एक अच्छी बिल्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग अच्छी होगी आपकी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है, वी विल क्रिएट इट बाय टेकिंग 3 एज अ कॉमन, या फिर हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड लगा लेंगे दोनों साइड। 3 से दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 का होल एक्स माइनस 7/3 इंटू एक्स प्लस 10/3 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बन गया है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन गया है। तो अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है, आई रिपीट, अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाउ वी विल डू दिस, whatever the coefficient of x square has been given, we will just divide the both side by that constant term। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम दोनों साइड डिवाइड लगा लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास क्या करना है हमें, तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट के तो 2 टर्म्स होने वाले हैं, उसको एज इट इज लिखने वाले हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 इंटू एक्स, इसको तो हम लोग एज इट इज लिख दिए, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट के दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, लेमडा की क्या वैल्यू होने वाली है। इस केस में क्या होगा, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का 7/3, आप मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि अगर आप माइनस भी लेते हो तो सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फोकस करो, सो दैट कि आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फोकस करो, 7/3 को 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा, बेसिकली इसका हमें स्क्वायर भी लेना है, तो ये हो जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर। तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई है, हमें प्लस लेमडा माइनस लेमडा करना है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे इसको। मैं यहाँ से ये वाला स्टेप उड़ा रहा हूँ सो दैट कि अब हमें पता हो क्या करना है। तो बेसिकली ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस को फास्ट करेंगे अपने। प्लस लेमडा की वैल्यू क्या होगी, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का 7/3 है, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 7/6 हो जाएगा। 7/6 का होल स्क्वायर माइनस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस जो कॉन्स्टेंट टर्म दिया हुआ था प्रॉब्लम में उसको लिख लेंगे 10/3 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट के 3 टर्म्स में हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। एक बार और देख लेते हैं, 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है x इंटू बी की वैल्यू है 7/6। ये बेसिकली हम देख रहे हैं 2ab की वैल्यू।
तो यहाँ से जो सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 7/3 इंटू एक्स, दैट इज दिस वन। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख देंगे फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है 7/6। अच्छा, गलती से आप लोग ये मत कर देना कि 7 यहाँ पे 3 है तो 7/3 का होल स्क्वायर बना दे, ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी हम देख रहे थे ये जो टर्म है एक्स का, ये बेसिकली 2a इंटू बी वाला टर्म है। तो 2a इंटू बी का टर्म है, और यहाँ पे जो b आता है वो, अगर यहाँ पे हम b को वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ पे वो b स्क्वायर बनता है इससे। तो b स्क्वायर वाला टर्म ये है, अगर b स्क्वायर का टर्म ये है देन ओनली वी कैन राइट हियर इट एज b, करेक्ट। ये वाला जो टर्म है 2 इंटू a इंटू बी का टर्म है, तो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट यहाँ पे मत लिखना परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम, इसको आप हमेशा याद रखना अच्छे से। तो बेसिकली हो जाएगा x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। तो इतना टर्म तो हमने लिख लिया, बचा ये वाले दो टर्म, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। 49/36 माइनस 10/3, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम बनाने के लिए, सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 49 माइनस 120, तो 149 माइनस 120/36, ये हो जाएगा x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो 0 में से 9 गया 1, 1 में से 4 गया 7, माइनस 71/36। तो ये हो गया हमारा फाइनल परफेक्ट स्क्वायर बन के रेडी हो गया। सो नाउ वी आर एबल टू क्रिएट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कुछ और प्रैक्टिस कर लेना, मैं एक और एग्जाम्पल कर लेता हूँ और जल्दी करेंगे इस एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से -4x स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे करेंगे? सो वेरी ऑब्वियस, हम हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनाने वाले हैं 1। तो हम क्या करेंगे -4 से डिवाइड लगा लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -4 से डिवाइड लगा लेंगे तो ये जाएगा 9/8 इंटू एक्स प्लस 6/4 दैट इज 3/2, या फिर 6/4 ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। -4 से डिवाइड लगा लेंगे तो ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म बनेगा 9/2 को डिवाइड लगाएंगे, 9/2 डिवाइड बाई -4, तो यू कैन राइट इट एज 9/2 इंटू -1/4, इट विल बी -9/8। दिस वी हैव रिटन हियर। सो 9/2 को -4 से डिवाइड लगा लेंगे, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट के दो टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/8 इंटू एक्स प्लस लेमडा करना है हमें। लेमडा की वैल्यू क्या होने वाली है, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, हम मैग्नीट्यूड की फोकस करेंगे मैग्नीट्यूड पे, दैट इज 9/8, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 9/16 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 6/4 इक्वल्स टू 0। ये 3 टर्म से हमारा कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। तो जाएगा एक्स माइनस 9/16 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि -2ab वाला टर्म यहाँ पे बैठा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। हम कॉन्स्टेंट टर्म को सॉल्व कर लेंगे, 9 स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर माइनस 6/4, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमने देख लिया, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट में माइनस वगैरह भी है अगर, तो उसको हमेशा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको +1 बना लेंगे। तो आप कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, मैं होमवर्क में देता हूँ आपको। थर्ड हो गया था, फोर्थ ऑल, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। इसको 28 कर लो सो दैट डिवाइड ना हो पाए, इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 इज -x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू 0। या होमवर्क जो भी आपको दिए जाएंगे, होमवर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो क्लास में आप क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस, तो जो मैंने अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताया, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट तुरंत बता दिया और आप तुरंत सीख के इंप्लीमेंट कर रहे हो। इनफैक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आपको क्वेश्चंस में होमवर्क दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप इनको जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, अभी जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद जब आप थोड़े ब्लैंक हो जाओगे, फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम्स पे आओगे, उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कितना समझे हो उसको आप रिकॉल करते हो। जब आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आप हो सकता है भूल जाओ कि हमने क्या सीखा था, कि हमें फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज लिखना है, ये शायद आप भूल जाओ कुछ टाइम बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद। पर जब आप इस क्वेश्चन को वापस से लगाओगे तो आपको भूलोगे अभी अगर,
तो यू विल जस्ट ओपन योर नोट्स एंड यू विल सी द कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव रिटन ओवर इनटू योर नोट्स। तो जब आपको वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट देखते हो तो जो अब आप सीखोगे दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी योर्स। अब जो आप सीखोगे वो आपके साथ हमेशा रहने वाला वो लॉजिक। तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आप क्लास में जो क्वेश्चंस करोगे आपको सॉल्यूशन पढ़े होंगे, देख लोगे, कुछ सीखोगे नहीं। जब नए प्रॉब्लम्स आप करते हो तो आप अपने दिमाग लगाते हो, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसके बारे में आप सोचते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना आप लोग क्वेश्चंस को। जितने भी होमवर्क दिए जाएंगे आपको क्लास में, हमेशा आपको अटेंटिव होकर उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और अगली क्लास में आके आपको सवाल जो नहीं हुए आपसे उसको आपको डिस्कस भी करने पड़ेंगे। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। आप क्लास में कुछ सीखोगे, कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, फिर आपको हो गया दैट्स वेरी गुड, नहीं हुए तो उसको डिस्कस करोगे। जब नहीं होंगे, जब आप प्रॉब्लम्स को वापस से सॉल्व करते हो, डिस्कस करते हो, सॉल्व करके, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स रही थी, क्या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे थे। फिर वो डिफिकल्टी आपकी बाद में नहीं आएगी। इसीलिए दिस इज अ 2 वे प्रोसेस। आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हमने देख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जगह यूज होने वाला है। जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना, हमेशा कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होगे। अब आप खुद भी जानते होगे या फिर सुने होगे कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में, या फिर अगर आप एडवांस की बात करते हो स्पेसिफिकली, तो एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो किसी स्पेसिफिक एक टॉपिक के नहीं होते, मल्टीपल टॉपिक से लिंक होकर एक क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप किसी बड़े क्वेश्चन को या फिर अच्छे सवाल को अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि क्या जनरल थ्योरी ऑफ अलजेब्रा है। थ्योरी ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है? थ्योरी ऑफ अलजेब्रा इज कि अगर आप एक पॉलिनोमियल लिखते हो या फिर कुछ nth डिग्री के कोई भी इक्वेशन लिखते हो जो पॉलिनोमियल है अगर, तो उसमें अगर लेट से मैंने लिखा है x पावर 8 माइनस प्लस 7x पावर 6 प्लस 6x रेज़ टू द पावर लेट से 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 8 है, तो जो मैक्सिमम पावर है उस पॉलिनोमियल का वो डिग्री बोलते हैं उसको। डिग्री इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट used in the given polynomial equation। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होगा उसमें जो मैक्सिमम डिग्री होगा वेरिएबल का, उसको हम बोलेंगे डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो 8 है। तो जितने डिग्री होंगे, लेट्स से इस केस में 8 है, तो इतने ही रूट्स भी होने वाले हैं इस इक्वेशन के, इतने ही रूट्स होंगे। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हैव, इट कंटेन्स 8 रूट्स। अभी देखो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो थ्योरी अगर हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे, अब क्या करेगा जेईई में कैसे प्रॉब्लम लाएगा, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस ला देगा वहाँ पे। ठीक है, असर्शन एंड रीजन में आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस दे देंगे जो nth डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे। उसमें आपसे कुछ पूछ लेगा इसी तरीके से कि इसमें कितने रूट्स होंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज़ें आ रही हों, कितने रूट्स होंगे, सब अगर आपको थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको थ्योरी भी स्ट्रांग होना चाहिए। इट कंटेन्स 8 रूट्स। अब 8 रूट्स तो हैं इस इक्वेशन में। अब ये डिपेंड करता है कि वो 8 रूट्स हमें नहीं पता कि मे बी वो रियल भी हो या फिर इमेजिनरी हो। इट मे बी दिस 8 रूट्स, यहाँ पे आप लिखना पॉइंट बना के, दिस 8 रूट्स मे बी आइदर रियल और इमेजिनरी, या फिर वो रियल रूट्स होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे, व्हाटसोएवर बी द केस। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज the sum of the count of real roots as well as the count of imaginary roots is going to be equals to the degree of that given polynomial equation। तो ये है हमारा थ्योरी ऑफ अलजेब्रा। तो सेम चीज जो यहाँ पे अप्लाई हुई है अलजेब्रा के जो भी फंडामेंटल थ्योरम है, सॉरी फंडामेंटल जो थ्योरम है कि जितने भी मैक्सिमम डिग्री होंगी इस गिवन इक्वेशन में उतने ही रूट्स पॉसिबल है। तो इन द सेम मैनर हम अब पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने आपको क्यों बताया, उसके पीछे रीजन ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम थ्योरम यूज करने वाले हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, सेम थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सो लेट्स से वी आर राइटिंग ax² + bx + c = 0
ठीक है, यहाँ पे दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हैव टू रूट्स ऑलवेज। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is going to have two roots always। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इट कैन बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, और वो हमेशा होने वाले हैं। इट मे बी, सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे भी, इट मे बी रियल और इमेजिनरी, इट मे बी रियल और इमेजिनरी। तो ये 2 बातें हमें क्लियर हो गई कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें हमेशा यहाँ पे ये बातें भी लिख दो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख रहे हो। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसके 2 रूट्स हमेशा पॉसिबल होंगे, इट मे बी रियल या फिर इमेजिनरी। रियल होगा या इमेजिनरी होगा, क्या कंडीशंस होंगे, वो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। द टॉपिक नेम इज गोइंग टू बी नेचर ऑफ रूट्स। तो वहाँ पे हम देखेंगे, कुछ समझेंगे वहाँ पे, अभी उसको बताना सही नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हो तो उसके हम कैसे रूट्स निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, जो आप क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से अगर एक एग्जांपल दिया हो x² माइनस 6x, अगर 6x ले रहे हैं तो हम इसको ले सकते हैं 5 × 1, ठीक है, +5 कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्यों? हमें फैक्टराइजेशन में क्या सिखाया गया है कि हमें जो ये टर्म्स हैं, जो b है और जो हमारा c है, इसको ऐसे ब्रेक करना है। हमें 2 टर्म्स में -6x को इस तरीके से ब्रेक करना है तो इसको प्लस करने पे -6x आ जाए, मल्टीप्लाई करें, जो कांस्टेंट टर्म है 6, वो 6 आ जाए, -6, और प्लस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। सो कहने का मतलब है हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं -6x को। वी कैन राइट इट एज, एक सेकेंड, हमें 5 लाना है तो यहाँ पे हम -x लिख लेंगे, -5x + 5 = 0। सो अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -6x, जो कि हमारा ये वाला टर्म है, और हम इनको मल्टीप्लाई करें, जो कांस्टेंट है इसका, -1 × -5, तो ये हो जाएगा +5, जो कि c है हमारा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको फैक्टराइजेशन हमें आता है इतना। तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x-1, -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x-1 = 0। अब यहाँ पे ये टर्म कॉमन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, x-1 को वापस से कॉमन ले लेंगे, दूसरा टर्म बचेगा, यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा -5 = 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट आएगा x = 1 एंड x = 5। तो जब हम रूट्स निकाल पा रहे हैं तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव करने की क्या जरूरत है जब हम ऑलरेडी रूट्स निकाल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इसके रूट्स निकाल के बताओ मेरे को। x² + x + 1 = 0। क्या हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। वी डू नॉट नो एनी फैक्टर इन विच वी कैन ब्रेक द +x into 2 parts. After taking sum we will be getting +1 and after multiplying we will be getting 1। ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करें +1 को, कि इसको प्लस करने पे, दोनों टर्म्स को प्लस करने पे +1 आया, मल्टीप्लाई करने पे +1, मतलब कहने का मतलब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर विद द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार एक चीज़ और देख लेती हैं, 2-3 चीज़ें। फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे, जो हमने यहाँ पे इसका आउटपुट निकाला है, जो अभी हम पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, उससे भी एक बार निकाल लेते हैं। तो एक बार समझते हैं चीज़ों को। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका भी, x² - 6x + 5 = 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 ऑलरेडी। हम क्या करने वाले हैं इस केस में, फर्स्ट के 2 टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, प्लस लैम्डा करने वाले। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, जो भी कोफिशिएंट है x का उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो +6/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3² - 3² + 5 = 0। इन तीनों टर्म से बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा -4 = 0। x - 3 का होल स्क्वायर = 4। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। हम क्या करने वाले हैं, रूट लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x - 3 = अच्छा, यहाँ पे रूट लेने से पहले एक चीज़ और देख लो आप, बेसिक मैथ्स। रूट में अगर x² होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x, यहाँ पे हम मॉड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल है इस x में। जो रूट में x² लगा हुआ है, यहाँ पे हम +x भी डाल सकते हैं, -x भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी रूट ब्रेक होता है तो मॉड x लग जाता है। तो अगर हम यहाँ पे रूट लेंगे इस इक्वेशन में, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम वी कैन राइट इट एज x - 3 = तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - 3 =
मॉड एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, मॉड टू, अगर यहाँ पे हम देखें अगर इसको, तो वी कैन राइट इट एज, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी एक्स की, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू प्लस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू प्लस 1। तो वी कैन सी हियर, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू हम जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमें एक्स वैल्यू 1 और एक्स वैल्यू 5 मिल गई। जब हम यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहे हैं तो हमें यहाँ से मिल गया एक्स वैल्यू 1 और एक्स वैल्यू 5। तो इस तरीके से हम रूट निकाल सकते हैं अगर रूट्स पॉसिबल हैं, अगर रियल रूट्स पॉसिबल है जो हम इजीली निकाल सकते हैं तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इस तरीके से हम उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे। जब भी एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म ब्रेक करते हो आप, तो यहाँ पे अगर रूट लोगे तो यहाँ पे दो पार्ट में आएगा वैल्यू, प्लस माइनस टू हो जाएगा। तो एक चीज़ और देखते हैं रूट्स और सॉल्यूशन के बारे में। तो जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमेशा काम में आती हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो फर्स्ट के दोनों टर्म को क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज लिखने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, बाय द वे ये वैसे ये बहुत ईजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमें याद होता है ये सब चीज़ें, फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट को और रिवाइज कराने के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट के दो टर्म को एज इट इज लिख लेंगे। अब हम क्या करना है, प्लस लेमडा करना है। लेमडा की वैल्यू क्या होगी, जो भी कांस्टेंट एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 है, 2 से डिवाइड लगाएंगे हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों टर्म से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म बन जाएंगे 0। तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही होगी एक्स की क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कि एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है 1,1 एंड बोथ वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्वल। तो अगर हमसे क्वेश्चन दिया हो ये वाला, फाइंड, यहाँ पे अगर मैं पूछे नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हो, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप सारा रूट्स भी निकाल पाओगे, सब कुछ सॉल्व करके लास्ट में क्वेश्चन गलत कर दोगे, -1 मिल जाएगा। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रूट्स के केस में क्या करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर अगर उसका 2 है मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब उस इक्वेशन के मैक्सिमम उस इक्वेशन के 2 रूट्स पॉसिबल हैं, वेदर इट इज रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं बट दोनों रूट्स इक्वल हैं, लेकिन काउंट कितना हुआ रूट्स के, काउंट इज 2, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट की बात करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी पॉसिबल है एक्स की, दैट इज 1। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1। सोचो क्वेश्चन में दिया हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन और आप 2 पे मार के आ जाओ, आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है समझो उसको। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ रूट्स इज कितने रूट्स पॉसिबल हैं, इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स 2 हो जाएंगे। तो हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें कुछ फैक्टराइजेशन अगर हम पॉसिबल है, अगर हमें फैक्टराइज करना तो हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे, बट अगर फैक्टराइज नहीं कर पाए तो उस केस में क्या करेंगे, अभी देखने वाले हैं वही। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है, हमें रूट्स निकालना है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेम परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं हम लोग, जो हमने अभी पढ़ा है उसका यूज तुरंत करने वाले हैं। तो जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, +1। तो हम क्या करने वाले इस केस में, ए से डिवाइड लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। फर्स्ट के 2 टर्म्स को क्या करेंगे, एज इट इज लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस लेमडा। लेमडा क्या होने वाला है हमारा, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस बी अपॉन ए या फिर 2a। जस्ट थिंक एट योर एंड, यहाँ पे a आएगा या फिर 2a आएगा, स्क्वायर जो लगाएगा वो वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो b स्क्वायर का टर्म है यहाँ आएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा इक्वल्स टू, हम कर सकते हैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। उसको और सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो वी कैन राइट हियर एज x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लिख पाएंगे x प्लस, या फिर हम सीधे लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4a स्क्वायर। अब रूट ओवर 4a स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ 2a। तो रूट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2a। जो भी x है उसको यहाँ पे ले आएंगे, तो मॉड ऑफ 2a लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मॉड ऑफ 2a, एक तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे माइनस बी बाई 2a। अब मॉड को जब हम ओपन करेंगे तो क्या कैसे ओपन करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस नीचे प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस ही रहने वाला है। मतलब या फिर माइनस प्लस कर लो या फिर प्लस माइनस कर लो, बात एक ही। तो यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस ही आएगा, इसलिए हम यहाँ का मॉड हटा सकते हैं। तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्वेंट किया था इस फॉर्मूले को, फॉर दैट रीजन वी ऑनर टू हिम। सो उन्होंने ये क्वेश्चन फॉर्मूला दिया था हमें, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला हम ऑलरेडी क्लास 10th में देख चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव बीन यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंस देन। और हम जो भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कुछ रेशनल में आ रहे हो, करेक्ट, जो इजीली फैक्टराइजेबल नहीं हो, हम उसको यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो उसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इवन दो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे और भी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फॉर्मूले को डिराइव कर लिया है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। रिजल्ट आ चुका है तो फिर हम आगे क्या करने वाले हैं, आफ्टर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इफ यू रिमेंबर, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है। तो हमने देखा x की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको मिटा के वापस लिखता हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने क्या डिराइव कर लिया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। बेसिकली यहाँ पे कितने रूट्स आ रहे हैं, कितने वैल्यू हैं, x की 2 वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, x की 2 वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को अल्फा एज्यूम करते हैं, इसके मान लेते हैं 2 रूट्स होंगे, पहला रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो पहला रूट हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बीटा को क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा रूट बचेगा माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस क्यों लिया, 2 रूट्स हैं तो किसी एक को एक रूट देंगे, दूसरे को दूसरा रूट दे देंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो बचेगा माइनस, लेट से अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इस इक्वेशन इस वैल्यू को प्लस इस वैल्यू को हमें ऐड करना होगा। हम क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हो जाएगा हमारा अल्फा की वैल्यू, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी अपॉन 2a माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो क्या हो जाएगी, अगर आप देखो तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट साइन के हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। वी कैन रीराइट इट एज माइनस 2b अपॉन माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू प्लस 2a। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस b बाई a। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस b बाई a। ठीक है, अब हम ऑलरेडी इसको भी क्लास 10 में देख चुके हैं, बट वी आर रिवाइजिंग द थिंग्स थॉरली। आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे थोड़े और। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए। नाउ द टर्म नाउ इट्स टर्म टू डिराइव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, SOR, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप देखो तो माइनस बी प्लस, ऐसे समझो आप a प्लस बी, a माइनस बी। अगर आप इस पूरे को अगर आप एक टर्म मानते हो तो ये पूरे को अगर दूसरा टर्म मानते हो, लेट्स से दिस इज a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगने वाला है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। So we can write it as alpha into beta equals to a square minus b square। So basically a की वैल्यू माइनस b है, a square माइनस b square, ये वाला पूरा टर्म यहाँ हो जाएगा b square माइनस 4ac डिवाइडेड बाय नीचे का जो स्क्वायर है 4a स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द केस। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। So we can rewrite it as 4ac upon 4a square, it is going to be equals to c upon a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c upon a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस b बाई a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c बाई a। अब a b c क्या होता है, कंफ्यूजन में तो नहीं आ गया, a b c क्या होता है, वेरी ऑब्वियस। a ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालने वाले हैं अल्फा माइनस बीटा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। लेट्स से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं, लेट्स से जिसके रूट्स हैं 1 और 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 होगा, पावर मैक्सिमम 2 होगा, मतलब डिग्री 2 है, मतलब डिग्री 2 है, से मतलब 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, और वो 2 रूट्स मैं आपको दे रहा हूँ। कौन कौन से हैं, 1 और 4। तो इस केस में अगर मैं अल्फा को 1 मान लूँ और बीटा को 4 मान लूँ, तो मेरा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर मैं अल्फा को 1 नहीं मानूंगा, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जिद्दी हूँ, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह से चलता हूँ, PNC लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, अल्फा को 4 मान लूँगा और बीटा को मैं क्या करूँगा, 1 मानूंगा, और मैं बोलूँगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी 4 - 1 दैट इज 3। अब यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, आप बोलोगे कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 आ रही है, मैं बोल रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -3 आ रही है। तो क्या हो, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ सर कि जिससे हम दोनों का आंसर सेम आए, आपका भी आंसर सेम आए और मेरा भी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मॉड ले लेते हैं। तो मैं बोलूँगा मॉड ले ले इसका, तो मॉड लगाते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप भी मॉड लगाओगे तो ये ऑलरेडी प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो नाउ योर रिजल्ट एंड माई रिजल्ट आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वी कैन नॉट बी श्योर कि अल्फा किसको मानना है, बीटा किसको मानना है। इन दैट केस वी विल बी टेकिंग मॉड। तो हमेशा याद रखना, जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं अभी, वो हम अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इट्स बी वेरी केयरफुल कि अल्फा माइनस बीटा पे हम मॉड क्यों पढ़ते हैं और अल्फा प्लस बीटा पे मॉड नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मॉड निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन भी सेम आएंगे, अल्फा प्लस, आप अल्फा किसी को भी मानो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरिंग अल्फा एज द फर्स्ट रूट और द सेकेंड रूट, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम। बट इन द केस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ रूट्स, the result is going to be different if we are considering first root as alpha and someone is considering first root as beta. Okay, so alpha minus beta कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी।
तो यहाँ पे बेसिकली सम एंड प्रोडक्ट एज वेल एज डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं टॉपिक में हमारा एक चेंज हो जाएगा, सम एंड प्रोडक्ट एंड डिफरेंस, सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस टॉपिक हो जाएगा हमारा सम कॉमा प्रोडक्ट, यहाँ हम लिख लेंगे एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, एंड डिफरेंस एंड नहीं और थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक करते हैं, एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस, एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, और टॉपिक इज सम प्रोडक्ट एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था हमें, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव बीन गिवन अल्फा प्लस बीटा, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। now it's turn to find the absolute difference of absolute difference of roots। तो हमें निकालना है mod of alpha minus beta। तो we have been using the formula of alpha minus beta का whole square is equals to alpha plus beta। हमारे पास जो आंसर पता है हमें, हमको क्या करेंगे, हमें उसी का यूज़ करके जो नहीं पता है उसको निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे आएगा -2 अल्फा बीटा और यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है +2 अल्फा बीटा, बट ओवरऑल हमें इक्वेट करना है -2 अल्फा बीटा से। यहाँ पे +2 आ गया है तो -2 लाने के लिए क्या करेंगे, -4 अल्फा बीटा कर देंगे। आई होप यू आर यूज्ड टू विद दिस फॉर्मूलाज, सो नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमें निकालना है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है दैट इज -b बाई ए, ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -b अपॉन ए का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन ए। सो सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -4c अपॉन ए। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर लें या फिर एलसीएम ले लेंगे, बात एक ही है। ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac अपॉन ए स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मॉड्यूलस लेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, बेसिकली हमने क्या किया, रूट ले लिया। तो हम रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर। अब रूट ओवर ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे या -a लिखेंगे या मॉड्यूलो से लिखेंगे, सर मॉड्यूलो से लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac रूट ओवर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई मॉड a। याद रखना इस केस में जो a है वो हमेशा मॉड में रहेगा, क्योंकि अगर आप +a लोगे या फिर -a लोगे तो यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर फॉर फाइंडिंग दिस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि रूट ओवर ए स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप मॉड्यूलस के साथ ओपन करोगे। क्योंकि ऐसा समझो, आप बेसिक मैथ में आप पढ़े हो ऑलरेडी, मैं बोलता हूँ कि 4 रूट ओवर 4 का स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे सर 4 ले लो। मैं बोलता हूँ रूट -4 का स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे सर इसके से भी 4 आएगा। तो आप देख रहे हो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिर्फ ये दे देता, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है बेसिक मैथ भी। तो रूट ओवर अगर एक्स स्क्वायर में बोल दूँ इक्वल्स टू 4 है, तो बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि एक्स वैल्यू 4 होगी, सॉरी 2 होगी, इस केस में एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेट से 4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स की क्या क्या वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर आप डायरेक्टली एक्स वैल्यू +4 लिख दोगे तो ये आंसर तो है आपका, पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है। मैं बोलूँगा कि काम करो, एक्स की वैल्यू -4 डाल दो, इसमें डाल दो, तो मैं बोलूँगा एक्स की जगह पे -4 रखो आप। तो दिस इक्वेशन दिस वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। रीजन बिंग, आप -4 का स्क्वायर करोगे तो वो +16 ही हो जाएगा, फिर 16 का रूट लोगे तो +4 हो जाएगा। इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो मॉड एक्स के साथ ओपन होगा। तो मॉड एक्स की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी एक्स की, एक +4 और एक एक्स वैल्यू -4 आएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे है, रूट ओवर ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये मॉड ए के साथ ओपन होगा। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी बेसिक बातें। बीच बीच में आपको क्या थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते रहेंगे, तो आपको क्या पिछला भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा, आपको रिकॉल होता रहेगा। सो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो b स्क्वायर -4ac, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे थे, हम इसका वेट कर रहे थे अभी थोड़ा। तो अब बताते हैं b स्क्वायर -4ac इज ऑल्सो टर्म एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो इसी को अभी यहाँ पे रखते हैं इस फॉर्मूले को, और अभी थोड़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमने रूट्स देखा था अभी तक, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस केस में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम प्यार से डी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। सो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। जो डी की वैल्यू होती है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आगे हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो जब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स तो वहाँ पे हम देखेंगे डी की कंडीशन पे ही सारा गेम ऊपर नीचे हो रहा होगा। रूट्स रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं या फिर इक्वल हैं, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बेस्ड ऑन डी, द वैल्यू ऑफ डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो इसीलिए डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें याद होना चाहिए। सो हियर वी कैन रीराइट दिस फॉर्मूला एज अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड होगा इसको हम लिख सकते हैं रूट डी अपॉन मॉड ए। तो बेसिकली ये हमें लिखना था। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगा, रूट डी अपॉन मॉड ए। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ आपको। अगर हमें दिया हो x इक्वल्स टू दिस वन, सॉरी, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा रूट होगा x की वैल्यू ये हो जाएगी। बेसिकली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ, अगर इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए, और हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड्यूलस होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू रूट डी अपॉन मॉड ए। सो ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, सो दैट कि जब भी प्रॉब्लम दिखे हम बहुत आसानी से प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर पाएँ इस फॉर्मूला का। तो अगर आप देखो अल्फा प्लस बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है उसको निगेटिव करके डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अल्फा बीटा में क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक हमने थ्योरी पार्ट देख लिया कि कैसे रिलेशन है। इसी टॉपिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोफिशिएंट्स क्या है ABC और रूट्स क्या है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बेसिकली रिलेशन किसमें है, अल्फा कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल्स की, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हम डेरिवेशन देखे, हम थ्योरी पार्ट पढ़ लिए कि रिलेशन क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स में क्या होते हैं, चीज़ें कैसे जाती हैं, एक वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये सब हमने अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ा है। अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स के बिना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अधूरा है, और एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो न्यूमेरिकल हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। नाउ आवर टर्न इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं लिखता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। थर्ड क्वेश्चन इज अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। फोर्थ वन इज अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6। फिफ्थ वन इज अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। सिक्स क्वेश्चन इज, और क्या ले सकते हैं इसके अंदर, और भी कुछ ले लेते हैं थोड़ा बहुत 2, 3, 4, 6, और क्या अरेंज कर सकते हैं, वी कैन रीराइट इट एज, ठीक है इतना करते हैं अभी। अल्फा रेस टू द पावर, एक और निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा निकाल लो सिंपली, सॉरी यहाँ पे मॉड लगा लेना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कैलकुलेट करना। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो अभी हम रिलेशन पढ़े हैं सम ऑफ द रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रूट्स के जो एक रिलेशन है कोफिशिएंट्स ऑफ रूट्स के साथ, वो अप्लाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत बेसिक लिया हूँ सो दैट कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेन ए कॉन्फिडेंस। पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन रीराइट इट एज, हमारे पास, अच्छा सबसे पहले हमें पता क्या है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या जाएगी, बी की वैल्यू है -3 तो माइनस बी हो जाएगा +3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू है 1 तो इसको हम लिखेंगे 3/1 दैट इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली वी कैन राइट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू 1 है तो दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 5 पता है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, कहाँ है 5, तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है हमें, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसमें से एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, आप इसको खुद से करोगे होमवर्क। ठीक है, आप चलो ये वाला मैं करा दूंगा, ये वाला भी आप खुद कर लोगे। ठीक है, एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं, बाकी आप बेसिक प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करो सो दैट कि आपको अच्छा लगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सेम ही प्रॉब्लम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, फॉर्मूला चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला, अल्फा रेशो दी पावर 6 प्लस बीटा रेशो दी पावर 6। बाकी आप सब ट्राई कर लेना, मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ ये वाला। अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6 बहुत ईजी है, कन्वर्ट करोगे एलसीएम लोगे, मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है √d अपॉन mod a। ठीक है, तो अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप जो भी प्रॉब्लम्स होमवर्क में दिए जा रहे हैं आपको, बहुत सिंसियरली आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर आप होमवर्क नहीं अटेम्प्ट करते हो तो ट्रस्ट मी, आप कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो। जो प्रॉब्लम्स आप खुद से ट्राई करते हो वहीं से आपकी अच्छी लर्निंग होती है, वही आपकी प्रिपरेशन होती है, असली प्रिपरेशन वही होती है। यहाँ आप सीख रहे हो बस, बट जो आप प्रैक्टिस करते हो वो आपको सिखाता है कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो अल्फा रेशो दी पावर 6 प्लस बीटा रेशो दी पावर 6 वी कैन रीराइट इट एज अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए। देखो फॉर्मूला वगैरह हमें ना बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम प्रैक्टिस, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होगी बहुत फास्ट हो पाएगी। ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू है बीटा स्क्वायर। करेक्ट, तो वी कैन राइट एज अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है ये, बी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल क्यूब -3 इंटू अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू है बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बी का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने सॉल्व किया था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है तो 9 माइनस 10 दैट इज -1। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुका है ये वाली वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है। तो वी कैन यूज द रिजल्ट हियर। सो वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। वी हैव सॉल्व दिस इन प्रीवियस प्रॉब्लम इटसेल्फ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -1 है तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन दैट इज 5, तो 3 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज
3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -1 -3 इंटू 25 -75 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 75 और ये हो जाएगा 74 आंसर। तो अल्फा रेस्ट टू द पावर 6 प्लस बीटा रेस्ट टू द पावर 6 जो इसकी वैल्यू आएगी वो 74 आ जाएगी। तो बाकी जो और भी प्रॉब्लम से मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 या फिर अल्फा का पावर क्यूब प्लस बीटा का पावर क्यूब, वो आप खुद से ट्राई करके आना, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप क्वेश्चन से फाइट करोगे तभी आप सीखोगे चीज़ों को। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So here we have our second question. The question says, if tan alpha and tan beta are the roots of x square minus px plus q equals to 0, then find the value of sin square alpha plus beta. अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ सबसे पहले, तो उसके दो रूट्स दिए हुए हैं और हमें कुछ पूछा हुआ है। तो वेरी सिंपल, हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इतना हमें क्लियर है राइट। तो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। सॉरी रूट्स आर tan अल्फा एंड tan बीटा। रूट्स आर tan अल्फा एंड tan बीटा। तो अगर हमारे पास रूट्स पता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या पता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी कैन राइट एज tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू, अब बताओ कितना होगा, -b अपॉन a। तो यहाँ से हो जाएगा -b अपॉन a दैट इज इक्वल्स टू p। सिमिलरली tan अल्फा इंटू tan बीटा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू है q, a की वैल्यू है 1, देन इट इज इक्वल्स टू q। अब अगर आपको थोड़ा सा हिंट आ रहा हो, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा दिख रहा है और हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है, तो क्या हमें यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा हमें दिख रहा है, हम निकाल पाएंगे ऑब्वियसली। सो वी नो दैट tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और नाउ वी हैव बीन मूव टुवर्ड्स, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर हमें नहीं पता होता तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, इवन दो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, बट स्टिल वी विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन द सेम मैनर व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका भी यूज हमें बहुत से चैप्टर्स में दिखने वाले हैं, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट्स को डीपली पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल बी देयर टू एड्रेस योर डाउट्स एज वेल एज जो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आप जो सॉल्यूशन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ इशू आएगा तो आई विल बी देयर टू एड्रेस योर इशू एंड विल रिजॉल्व एंड विल गिव द सॉल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा बीटा। tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू कितना है, q। तो यहाँ से हो जाएगा p अपॉन 1 माइनस q। बहुत ईजी है ये, तो पूछा है साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम चाहे तो आपसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ वन ट्रायंगल विद दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इन दिस केस इज अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है p और बेस की वैल्यू है 1 माइनस q। तो वी कैन राइट हाइपोटेनस वैल्यू एज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट में p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर। ट्रायंगल का नेम दे सकते हो कुछ भी, a b c दे दो। तो अगर हमें यहाँ से अब अगर हमें साइन अल्फा प्लस बीटा लिखना हो तो कोई बड़ी बात है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p अपॉन ac, उसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सवाल खत्म। तो आंसर के लिए अब देख लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, मतलब पी का स्क्वायर अपॉन, या फिर ऐसे कर लो आप, अल्फा प्लस बीटा लिख लो आप, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा पी अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दो आप, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन में tan अल्फा प्लस tan बीटा दिया था, tan अल्फा इंटू tan बीटा दिया था, तो हमें यहाँ से हिंट मिला कि हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। रीजन कि यहाँ पे हमें sin अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और हम एक ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर बेस लिख लें और हाइपोटेनस लिख लें तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर हमसे पूछा हो तो हम निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अगर हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the roots of the equation 12x square minus mx plus 5 equals to 0 are in the ratio 2:3, then find the value of m। एक्चुअली मैं यहाँ पे रुक रहा था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बोला था, इसलिए मैं बताता हूँ अभी मैं क्या सोचा था उस टाइम पे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला है, तो अभी उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा टाइम बाद। चलो कर ही लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं मैं क्या बताने वाला था। अगर क्वेश्चन में से यहाँ पे दिया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बोला हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला है। तो कल को, बट इसमें क्या है कि एक वैल्यू 12 दिया हुआ है, लेकिन अगर सपोज कुछ क्वेश्चन में कभी आपको ऐसा दिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, सॉरी आपको अगर इक्वेशन बोला हो क्वेश्चन में, जैसे इस केस में बोला इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, आगे कुछ और प्रॉब्लम्स दिया हो, तो इस केस में a की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ। जस्ट सोचो आप कि आपसे बोला है कि सिर्फ एक इक्वेशन है, तो क्या यहाँ पे a की वैल्यू 0 पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 पॉसिबल है या नहीं है? a की वैल्यू 0 पॉसिबल है। क्यों है? रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमसे बोला इक्वेशन, अगर हम एक वैल्यू यहाँ पे 0 रख भी देंगे तो हमारा बनेगा bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज नो प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो इक्वेशन। हमारा कंडीशन था a नॉट इक्वल्स टू 0, कब? जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। समझो, अगर क्वेश्चन में दिया हो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर वो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि a की वैल्यू 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन बोला है, वो क्वाड्रेटिक नहीं बोला है, इक्वेशन बोला है, तो a कैन बी 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत माइन्यूट सा है, बट ये क्वेश्चन में आपको, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपको ऐसे फंसाता है, वो आपको इक्वेशन पे गिराएगा। वो बोल रहा है कि इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला है उसने, तो यह a कैन बी 0। हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे कि एक 0 नहीं होगी, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ इक्वेशन है तो a कैन बी 0। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन देकर रुक गया था थोड़ा, इसीलिए तो बता दिया आपको क्या था। तो अभी इस क्वेश्चन में इसका यूज तो नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अभी इस क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 12x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 के रेशियो में है अगर, तो हम मान लेते हैं कि लेट से अगर ये 2k है तो ये 3k हो जाएगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो 2k/3k, दैट इज 2/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो वी नो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। यहाँ पे अल्फा, अगर लेट से इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, लेट से आप किसी को भी अल्फा प्लस बीटा मान लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5k इक्वल्स टू माइनस b/a, तो दैट इज m/12। तो k की वैल्यू हो जाएगी m/60। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अगर हम इसको वेरिएबल को लिखने को रहने देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा, या फिर लिख लेते हैं तो हमें पता हो कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू हो जाएगी 2k इंटू 3k इक्वल्स टू c/a, दैट इज 5/12। तो यहाँ से हो जाएगा 6k स्क्वायर इक्वल्स टू 5/12। तो k की वैल्यू है m/60। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू के स्क्वायर की हो जाएगी m/60 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5/12। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6m स्क्वायर अपॉन 3600, दैट इज इक्वल्स टू 5/12। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 2 जीरो लगा देंगे। 6 से एक बार जाएगा, 6 से 50, तो m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 5, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √25 250। m इक्वल्स टू 25 इंटू 10, तो m की वैल्यू हो जाएगी 5√10। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई भी प्रॉब्लम आप देखो तो सबसे पहले ट्राई किया करो कि आप अपने एंड से खुद से ट्राई करो। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। इनकेस अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आप कुछ ट्राई मारते हो, आप कुछ सोचते हो। द थिंग इज, आपको सोचना स्टार्ट करो पहले। जब आप सोचना स्टार्ट करते हो तो आप एक प्रॉब्लम्स को रीड करके आप एक सॉल्यूशन बिल्ड करते हो अपने दिमाग में। और अगर वो काम नहीं करता हो तो आप जब सॉल्यूशन देखते हो तो आपको एटलीस्ट हिट करता है, ओ अच्छा ऐसे सोच सकते हैं। तो जब आप ऐसा सोचते हो, ओ अच्छा ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो जब आप ये बोलते हो ना ये लाइन, इसका मतलब कि आप सीख रहे हो चीज़ों को। तो लर्निंग इसकी आपको चीज़ें करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार क्लास में नोट्स देख लिए, 2-4 क्वेश्चन देख लिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको लगना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सॉल्यूशन देखो, बट पहले आप ट्राई करो। जब आप ट्राई करके आते हो तो आप 2-3 मेथड सोच के आते हो, उसमें से कोई एक काम करता है, कोई एक काम नहीं करता है, तो आप सोचते हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अभी उसी में क्वेश्चन चल रहा है हमारा, हम अभी वही पढ़े हैं, ठीक है। तो हमारा एम्पियर हो जाएगी 5√10। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus px plus 16 equals to 0 such that alpha square plus beta square equals to 9, then the value of p is। तो आप खुद से पहले ट्राई करो, क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है। हमें सम ऑफ द रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे, करेक्ट। तो वहाँ से हमें कुछ रिलेशन मिलेगा पी में, सॉल्व करना है। तो ट्राई मारो खुद से पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना हो। तो हमारे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स, हम यहाँ पे हमें ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन री राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 9। और हमें पता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी अपॉन 1, दैट इज पी। अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, दैट इज 16। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 9। तो पी स्क्वायर फिर हो जाएगी 9 प्लस 32, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 2 11 41। यहाँ से हम लिख पाएंगे p इक्वल्स टू प्लस माइनस √41। दिस इज योर आंसर। तो बहुत इजी था क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हमने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन्हीं पे हमारा क्वेश्चन अभी रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि अभी हम वही सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है आज की वीडियो में बाय फ्रॉम स्क्रैच, कि हमने पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के जो पावर यूज़ होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, मतलब होल नंबर होते हैं वो। उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल में नहीं आते, है ना। और फिर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है उसका क्या, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और भी सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैटेगरी में कौन से ऐसे इक्वेशंस हैं विच लुक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इवन दो दे आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो सारी चीज़ें हमने देखा। फिर हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा कि कैसे हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट के 2 टर्म जो होते हैं उनको हम एज इट इज लिखते हैं, करेक्ट। जो बाकी हमें प्लस लेमडा माइनस लेमडा करना होता है, तो लेमडा की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका होल स्क्वायर लेते हैं। तो प्लस लेमडा माइनस लेमडा करके, तो बाद में फर्स्ट का जो 3 टर्म्स होते हैं उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनता है। फिर कॉन्स्टेंट टर्म को सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। यहाँ तक हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने देखा रूट्स,
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हमने डिराइव किया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, वहाँ पे x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। फिर वहाँ से हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन सम ऑफ रूट्स, सॉरी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ coefficients and roots of the quadratic equation, wherein we have seen that alpha plus beta equals to -b upon a, alpha into beta equals to c upon a. Absolute difference of roots of the equation, quadratic equation, is going to be equals to root over d upon mod a. d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको हम लोग, एंड d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। फिर हमने देखा कि कुछ हमने फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद हमने राइट जो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, हमने अभी तक बेस्ड ऑन रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जो क्वेश्चंस हमने 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए हैं, करेक्ट। और भी हम कुछ होमवर्क में दे रहे होंगे आपको क्वेश्चंस, हम कुछ होमवर्क भी देखेंगे अभी, सो दैट कि आप कुछ नए प्रॉब्लम्स ट्राई करो। देखो क्लास में क्या होता है कि हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, राइट। आप क्लास में क्या होता है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया, जस्ट मैंने आपको सिखाया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, वो मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया है। आपको क्या वो रिवाइज है, अभी आपको अभी आप भूलोगे नहीं, तुरंत दिया आपके दिमाग में भी तुरंत गई वो बात। बट जब आप घर पे जाओगे, कुछ खाना वाना खाओगे, ठीक है, फिर आप चीज़ों को भूल जाओगे मतलब चीज़ें आपकी थोड़ी सी वो हो जाएगी, फेड हो जाएगी। फिर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तो आप थोड़ा ब्लैंक हो जाओ, डिपेंड करता है आप क्लास में कैसे बैठते हो, राइट। क्लास में चीज़ें आपको चल रही थी दिमाग में कुछ और, अभी अगला क्लास कल चलेगा, फिर उसका अगला क्लास चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्लोट होती रहती है उस टाइम पे, राइट। तो जब आप घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वापस से, तो वहाँ पे आप एक्चुअली में सीखते हो, वो अच्छा ये फॉर्मूला यूज हो रहा था, ओके तभी ये वाला आंसर इस क्लास में आ रहा था। तो जो आप कभी कभी क्लास में जब समझ में नहीं आता, जब आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। तो सारी चीज़ें हैं, तो हम कुछ होमवर्क आपको देते हैं, वो आप जरूर अटेम्प्ट करना अपने से, सो दैट कि आपके नया प्रॉब्लम हो, तो नए प्रॉब्लम में जब एफर्ट लगाओगे तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपकी सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होगी, ठीक है। मोटिवेटेड होकर हमेशा काम करते रहना है अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें एफर्ट्स लगाने हैं अपने एंड से। हमें ऐसा ना हो कि हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। जब एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जब एफर्ट्स लगाओगे तभी आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको मज़ा आएगा काम करने में, है ना। जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आपको अच्छा लगेगा। सो आप लोगों के लिए सारे होमवर्क में मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, जैसे भी करना है कर लो। आप एक एक क्वेश्चंस को ट्राई करोगे अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब ऑन द टॉपिक सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस। आप मैं साइड हो गया हूँ सो दैट कि आप क्वेश्चन सारा एक बार में देख लो और नोट डाउन कर लो। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो क्वेश्चंस। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन टेकन ओवर हियर। कुछ एग्जांपल्स मैंने क्लास में ले लिए सो दैट कि आप यहाँ पे यूज्ड टू हो जाओ कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, जो भी फॉर्मूला हमने देखा है। सारा डेरिवेशन वगैरह देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप अप्लाई करो क्वेश्चंस को, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। सो हमेशा एक्साइटेड रहो पढ़ने के लिए, बी एनर्जेटिक, जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा ना तो क्या होता है कि जब यू आर इन द जोन, जब आप एक रेस में आते हो, जब दौड़ में अच्छे पोजिशन में आते हो, देन यू आर एबल टू लीड द थिंग्स। तो आप वहाँ पे लीड करते हो चीज़ों को। आप जब आप एक जोन क्रॉस करते हो, आप एक अच्छे लेवल पे आते हो, तो आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो देन यू विल बी एबल टू क्रैक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आप अच्छे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को ट्राई करोगे। सो हमेशा डिसिप्लिन वे में रहो, जितने भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी पढ़ो, रिवाइज करते रहो। दिस इज अ प्रोसेस, आपको रिवीजन में बार बार टाइम देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग बिल्कुल रेडी होकर आना, प्रिपेयर होकर आना। जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लास में लिए हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, बेसिक चीज़ें जो पढ़े हैं हमने, जितने भी माइन्यूट चीज़ें हैं, डिफरेंस क्या है, ठीक है, सारी चीज़ों को कवर करके आना सो दैट कि अगली वीडियो में आपको और मज़ा आए। आगे हम पढ़ने वाले बहुत से टॉपिक्स हैं अभी। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस। टेक सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से सारे सॉल्व करके आना। And you can put your answer in the comment section. Also, if you are facing any doubt, any issue, you can put all your doubts and issues, whatever you are facing regarding your chapters and topics. You can put your issues and doubts in the comment section. I will be very happy to take your doubts over there, and I will be very much happy to provide the solution over there as well. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो अभी के लिए बाय बाय।